जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग इससे पहले एक पार्ट इसका देख चुके हैं और उसका थंबनेल आप सबको पता होगा कि वो वायरल क्वेश्चन के रूप में जो है आपको उसका थंबनेल दिया गया था। और इसका ये दूसरा पार्ट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग कर लिए थे। 27 से जो है आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब आपको बता दें कि दोपहर में एक वीडियो आपको जो है, ठीक है ना, एक वीडियो हर रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको दिया जाएगा और शाम में जो है आपका जो सिलेबस आपके क्रैश कोर्स का चल रहा है वो वैसे ही चलते रहेगा, कंटिन्यू आपका, ठीक है ना। और जैसे ही इंटरनेट का व्यवस्था हो जाता है फिर आप लोग के लिए लाइव क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करके इससे आगे तक बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का जो एक टेक्निक है उस टेक्निक को भी साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को बेहतर लगा होगा इससे पहले वाला वीडियो। तो यदि आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन रखिएगा ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख कर उसका लाभ ले पाएँ। देखिएगा, ये सवाल आपके इंटीग्रेशन से शुरू हो रहा है यहाँ पर, है, ठीक है ना। ये क्या आ गया? अच्छा कोई बात नहीं, देखिए फिर से खुल जाएगा, क्या दिक्कत है। हाँ, ये सवाल आपके इंटीग्रेशन का है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 27 को यदि आप गौर से देखेंगे, मुझे इसको एक बार हटाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिखने वाला व्यवस्था हमने जुगाड़ नहीं लगाया था। चलिए अब वो भी आपका आ गया लिखने वाला जुगाड़, ठीक है ना। अब इसको खोल लेते हैं अच्छा से। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो आपका है, अब क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाएंगे आप, पहले सवाल के टाइप को आप समझिए एक बार कि किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा रहा है और इसको बनाने का तरीका क्या है, समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको e के पावर x जो आपको ये दिख रहा है ये बाहर में हमेशा दिखेगा। अंदर में दो फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, दो फंक्शन प्लस के साथ हो सकता है या माइनस के साथ हो सकता है, ठीक है ना। e के पावर x आपको बाहर में दिखेगा, अंदर में दो फंक्शन आपको दिखेगा और दोनों फंक्शन या तो प्लस के साथ जुड़ा होगा या माइनस के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लंबे मेथड से बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक निंजा टेक्निक का प्रयोग करना है और उससे आप इसके इंटीग्रेशन को आसानी से बना सकते हैं। करना क्या है, तो e के पावर x जो बाहर में दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद अब देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन करने से कौन आ रहा है। और जब भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछेगा तो उसमें एक फंक्शन जो होगा दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। यदि आप देखेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आएगा। तो ये जो आपका फंक्शन है इसी को केवल बाहर लिख देना है, तो हो जाएगा यहाँ पर e के पावर x इंटू tan x प्लस में c और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे, e के पावर x को बाहर में लिखेंगे और दोनों में से जो फंक्शन है उसको बाहर लिखना है, डिफरेंशिएशन को नहीं, क्योंकि देखिए tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो डिफरेंशिएशन को बाहर नहीं लिखना है, फंक्शन को बाहर में लिखना है e के पावर x के साथ और प्लस में c लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है ना। अब वही सवाल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ 28 नंबर में दिख रहा है और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस कॉन्सेप्ट पर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप इसको अच्छा से एक बार देख लीजिए ताकि आपका जो है ना सवाल एक भी ना छूट पाए और यदि इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें परेशान ना हो जाएं और उसको बनाने के चक्कर में ना लग जाए, ठीक है ना। टेक्निक लगाना है और सवाल बनाना है। देखिए e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में 2 फंक्शन है, जोड़ में है, प्लस में है। आपको हमने क्या बताया है कि e के पावर x पहले बाहर लिखना है। अब देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो आप देखेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन जो है ना वो 1/x के बराबर होता है, मतलब ये है आपका फंक्शन और ये है उसका डिफरेंशिएशन। तो आपको डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, फंक्शन से मतलब है। यहाँ हो जाएगा आपका log x, आप प्लस में कितना लिखना है c, इसका हो जाएगा e के पावर x इंटू log x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना।
आगे बढ़ें। अब यदि आप क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं तो ये 29 नंबर क्वेश्चन भी वही है। आप यदि इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ भी e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दूगो फंक्शन दिख रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको फिर से वही करना है कि e के पावर x को बाहर में लिखना है। अब देखना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन कौन है। तो यदि आप cos स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा d cos स्क्वायर x बटा में d cos x, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d cos x बटा में dx, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2 cos x इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है, ये क्या हो गया, ओहो, d cos स्क्वायर x बटा में हो जाएगा आपका d cos x और गुने हो जाएगा आपका d cos x बटा में dx, ठीक है ना। आपको पता है होल पावर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर पे से कम कर देंगे, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा -2 sin x इंटू कॉस एक्स। और आपको एक बात पता है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है sin 2x। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर -sin 2x आसानी से दिख रहा है, -sin 2x दिख रहा है, मतलब ये है फंक्शन और इस फंक्शन का ये है डिफ्रेंसिएशन। तो आपको डिफ्रेंसिएशन से कोई मतलब नहीं है, फंक्शन से मतलब है। तो यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस सी, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा e के पावर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप इसको इसी तरीके से बना लेंगे आसानी से, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए वही सवाल है, फिर से वही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 में भी वही क्वेश्चन आपका है। e के पावर x बाहर में दिख रहा है आपको, नहीं, अंदर में दूगो फंक्शन है, जोड़ में है, कोई बात नहीं है। पहले e के पावर x को बाहर में लिखेंगे और फिर आप बताइए कि किसका डिफ्रेंसिएशन करने से कौन आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि tan इनवर्स x का यदि डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आता है ना। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये है फंक्शन और ये है उसका डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन से आपको कोई मतलब नहीं है, फंक्शन को बाहर लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस में c, यानी इसका हो जाएगा e के पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। बस, तो इस तरीके का सवाल बनाने का जो तरीका है ये बिल्कुल यही आपको दिखेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर बात करते हैं। ये आपके निश्चित समाकलन का सवाल है और इसको कैसे बनाना है। तो नॉर्मली आपको जो इंटीग्रेशन करने का तरीका पता है वैसे इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद x के जगह पर एक बार ऊपर का मान, ये मान, इसको उच्च सीमा कहते हैं और इसको निम्न सीमा कहते हैं, बीच में माइनस लगा देना है। जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 3/3 ना, और इसमें मान रख देना है 3 और 2। तो पहले x की जगह 3 रखेंगे, 1/3 को बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3, 1/3, 3 के पावर 3 हो जाएगा 27 माइनस 2 के पावर 3 हो जाएगा 8, 27 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा आपका 19/3, यानी इसका हो जाएगा आपका 19/3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है। देखिएगा सवाल है कि सीमा का मान है -π से π और यहाँ है साइन के पावर में 15x इंटू dx। अब सुनिए, जब आपको फंक्शन ऐसा दिया जाए कि -a से a और अंदर में कोई फंक्शन f(x) आपको दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यदि सीमा का मान -a से a है और अंदर वाला जो फंक्शन है ये अंदर वाला फंक्शन, यदि ये ऑड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है भाई, यदि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, ऑड फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है ना, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। लेकिन ऑड फंक्शन को आप पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि ऑड फंक्शन है, तो इसके लिए तरीका है। तरीका क्या है समझ लीजिए कि साइन, टैन, कॉसेक और कॉट, ये 4 ऐसे त्रिकोणमितीय फलन हैं जिसके पावर में यदि विषम संख्या दिख जाए
तो आप समझ लीजिए कि ये ऑड फलन है, ठीक है ना। और भी बात, यदि x के पावर में कोई विषम संख्या आ जाए तो समझ लीजिए कि वह ऑड फंक्शन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो फंक्शन दिया गया है उसमें x के जगह पर -x रखना है। जैसे फंक्शन अभी आपका दिया गया है, x के पावर 15 नहीं सॉरी साइन के पावर 15x, तो आपको x के जगह पर क्या करना है, -x रख देना है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप x के जगह पर -x रखेंगे तो आपको पता है कि साइन -θ बराबर -sin θ हो जाता है, ठीक है ना, -sin θ हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ध्यान देंगे इधर, ये हो जाएगा आपका, हाँ माइनस यहाँ है तो माइनस को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा देखिए साइन -θ है तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन के पावर 15x। और देखिए माइनस के पावर में विषम संख्या है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस साइन के पावर 15x। यानी अभी क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि x के जगह पर यदि आप माइनस रखे हैं तो मान जो है माइनस में निकल के आया है। तो आपका ऑड फंक्शन यही कहता है कि यदि f -x बराबर -fx आ जाए, ठीक है ना, यदि f -x बराबर -fx आ जाए, अर्थात x के जगह पर यदि आप माइनस रखते हैं और उसका मान माइनस में ही निकल के आ जाए तो समझ लीजिए कि वह ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। तो ऐसे बेसिक तरीके से आप ये जान लीजिए कि साइन के पावर विषम संख्या ये ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे तो मुझे लगता है कि वही सवाल फिर से रिपीट किया है, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ भी सीमा का मान क्या लिखा है, -1 से 1। और यदि आप फंक्शन में देखेंगे तो देखिए साइन के पावर में जो है ना विषम संख्या लिखा गया है, जबकि हमने आपको भी जस्ट बताया है कि यदि साइन के पावर में विषम संख्या आ जाए, यदि साइन के पावर में विषम संख्या आ जाए या फिर टैन के पावर में विषम संख्या आ जाए, ठीक है ना, या फिर कॉसेक के पावर में विषम संख्या आ जाए या फिर कॉट के पावर में विषम संख्या आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो ऑड फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। गुना में है इधर एगो, ये तो आपका ऑड फंक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एगो ऑड फंक्शन यदि आ गया और गुना में है तो वह भी ऑड ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 34, e के पावर -x है। कोई बात नहीं, e के पावर वाला का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, केवल पावर में जो आपको माइनस दिख रहा है उसको बट्टा में लिख देना है, ठीक है ना, बट्टा में लिख देना है और x के जगह पर मान रख देना है। माइनस को बाहर कर देंगे, x के जगह पर पहले 3 रखना है तो होगा e के पावर -3 और फिर माइनस e के पावर -1, ठीक है ना, e के पावर -3 e के पावर -1। ये माइनस को बाहर रहने दीजिएगा, पावर का माइनस हटेगा, बट्टा में आ जाएगा e के पावर 3 और 1 बट्टा में e, ठीक है ना। यदि आप इसका लॉसन लेते हैं, यदि आप इसका लॉसन लेंगे तो कितना होगा, e के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस e के पावर 2, ठीक है। और चाहे तो माइनस से गुना कर देंगे तो यह माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, e के पावर 2 - 1 बट्टा में e के पावर 3, ठीक है ना, e के पावर 2 - 1 बट्टा में e के पावर 3। अब चेक कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन कहाँ पर है, e के पावर 2 - 1 बट्टा में e के पावर 3, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखिएगा। सीमा का मान दिया गया है 0 से π/2 log 10x। याद रखिए, इसके लिए 2 फंक्शन हम आपको बार बार बता देते हैं कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और यहाँ पर आ जाए log 10x और फिर dx बराबर, दूसरा फंक्शन आपका है सीमा का मान 0 से π/2 हो और फिर log cot x dx, ठीक है ना। यदि ये 2 फंक्शन आ जाए तो आपको याद रखना है इन दोनों फंक्शन के लिए कि इसके इंटीग्रेशन का मान हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। इन दोनों फंक्शन में के इंटीग्रेशन का मान हमेशा 0 के बराबर होगा, चाहे वो log 10x हो या फिर log cot x हो। 0 से π/2 यदि सीमा का मान है log 10x है, 0 से π/2 यदि सीमा का मान है log cot x है, यहाँ पर cot x है, यहाँ पर 10x है। इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है हमेशा 0 के बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखिएगा।
अगला सवाल आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या करना है, ऊपर में 1 है, नीचे में 1 + x², तो 1/में 1 + x² का इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स x के बराबर, जो सीमा का मान है 1 से लेकर √3। पहले आपको यहाँ रखना है √3, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, और tan में √3 कितना का मान है 60 डिग्री का, यानी π/3, माइनस tan में 1 कितना का मान है 45 डिग्री का, लॉसा हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4π - 3π, घट के हो जाएगा आपका π/12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, देखिएगा 1/में 1 + x² तो है, लेकिन आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। 1/में इसको लिख सकते हैं 2k² प्लस ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1/a, 1/a, तो a के जगह पर 2, a के जगह पर 2, 1/a tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पर है 3x/a, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है, तो बटा में लिखेंगे तो 2 पहले से है, x के साथ कांस्टेंट 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 6, 1/6 को बाहर रखेंगे और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3x/2, और इसमें कहाँ कहाँ मान रखना है, एगो 0 रखना है और एगो रखना है 2/3, एगो 0 रखना है, एगो रखना है 2/3। चलिए 1/6 को बाहर रख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x के जगह पर, ये तो 3/2 पहले से है, x के जगह पर रख देंगे हम 2/3 ना, x के जगह पर रख देंगे 2/3। इसके बाद माइनस tan इनवर्स x के जगह पर जैसे ही 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा भाई ये आ जाएगा आपका 1/6 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, ये हो जाएगा आपका π/6 × 24 ना, π/24, तो इसका आंसर हो जाएगा π/24 के बराबर। कहीं पर है क्या π/24? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में आपको π/24 दिख रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 38 यदि आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर लिखा है। क्या है देखिएगा, पहले ना हम इसका क्रिया कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर है कि tan इनवर्स, समझिएगा थोड़ा सा, 2x - 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं x + x - 1, इतना ही आएगा। यदि हम 2x को लिख दे x + x - 1, तो 2x - 1 ये है, और बटा में क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस x कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही -x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो -x यदि हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका -x कॉमन ले लेने से हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए x है ना और x², यहाँ से -x कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका x - 1 के बराबर। अब आप देखिएगा एक चीज़, ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स a + b बटे 1 माइनस a × b, या tan इनवर्स x + y बटे 1 माइनस xy, और इसके बराबर में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x और प्लस हो जाएगा आपका tan इनवर्स y। देख लीजिएगा, इसके बराबर में ये लिख सकते हैं ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, इसको ना हम बोर्ड पर ले जाकर दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिएगा, ओहो क्या हो गया भाई, अरे खुल तो सही, क्या था सवाल एक बार देखते हैं। यहाँ पर सवाल आपका है tan इनवर्स, देखिएगा tan इनवर्स 2x - 1 बटा में 1 + x - x², और इसमें सीमा का मान जो दिया गया है वो 0 से 1 है। बहुत अच्छा सवाल है, इंटू dx। पहले आप इसको समझिए खूब अच्छा से। देखिए ये सीमा का मान 0 से 1 रहने दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स कितना लिख सकते हैं x + x - 1, और बटा में क्या कर सकते हैं भाई, तो 1, यहाँ से यदि हम -x कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस वाला आ जाएगा प्लस में, और ये प्लस वाला जो x था वो चला जाएगा माइनस में,
माइनस में चला जाएगा, लेकिन x जब हम कॉमन लिए हैं, ध्यान से देखिएगा इधर, जब हम x कॉमन लेंगे यहाँ से, x बाहर कॉमन ले लेंगे तो 2 x में से 1 x बाहर आ जाएगा, साथ में माइनसो बाहर आ जाएगा तो प्लस x। इसमें 2 माइनस से 1 प्लस बना हुआ है और इसमें से x को बाहर कर लिए हैं तो -1 बचेगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा ये फॉर्मूला आपका बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसको आप लिख सकते हैं 0 से 1 tan इनवर्स कितना x, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, तो y के जगह पर हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए इसके बाद अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए आप, 0 से 1 tan इनवर्स x, बड़ा ही मज़ेदार सवाल ये लिखा है, और प्लस 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए आपको पता है निश्चित समाकलन का एक नियम हम आपको बता दें कि यदि आपको कभी ज़रूरी पड़े तो ये दोनों को आपस में जोड़कर उसमें से x को आप घटा सकते हैं। ठीक है ना, इससे इंटीग्रेशन के माने में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप i बराबर मान सकते हैं और इसको आप समीकरण 1 भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 tan इनवर्स कितना 1 माइनस एक्स ना, 1 माइनस एक्स। इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस इंटू डी एक्स और प्लस, यहाँ पर भी यदि हम वही कर दे, सीमा का मान 0 से 1 है, tan इनवर्स x के जगह पर आपको क्या करना है 1 माइनस एक्स और -1 पहले से, -1 पहले से, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिएगा ये i बराबर है 0 से 1 ना, 0 से 1, फिर हो जाएगा आपका, आप चाहे तो यहाँ से माइनस को बाहर कर सकते हैं, तो जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू dx, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस 0 से 1 tan इनवर्स यहाँ देखिए ये -1 है और यहाँ पर +1 है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। ये -1 ये +1 कट जाएगा, i बराबर हो जाएगा आपका 0 से 1 माइनस tan इनवर्स, एक मिनट, माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू dx। और यहाँ गौर से देखेंगे तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है इस माइनस को बाहर कर लेंगे आप ना, क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस tan इनवर्स x। 0 से 1 tan इनवर्स x इंटू क्या हो जाएगा dx। आप इस माइनस को भी बाहर लिख सकते हैं, तो i बराबर हो जाएगा आपका 0 से 1 माइनस tan इनवर्स कितना x माइनस 1, और फिर हो जाएगा माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x। ठीक है ना, tan इनवर्स x इंटू क्या हो जाएगा dx। आप चाहे तो इसको मान सकते हैं समीकरण 2। अब आप क्या कीजिए कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ये सवाल वाकई में सब्जेक्टिव है, इसको ऑब्जेक्टिव में लिख के गलती कर दिया है, ये वाकई में सब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है ना, देखिएगा तो यहाँ पर i और यहाँ पर i जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2i बराबर, देखिएगा ये tan इनवर्स 0 से 1 tan इनवर्स x dx प्लस में, और यहाँ पर है आपका tan इनवर्स x dx माइनस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, अरे प्लस में है माने जोड़ेंगे ना, ये प्लस में है और वो माइनस में है तो घट के 0 हो जाएगा। फिर देखिए ई प्लस में है और एकरे जैसा नहीं क्या है माइनस में है, घट के 0 हो जाएगा, यानी इसके i का मान हो जाएगा आपका कितना के बराबर 0 के बराबर, मतलब इसके इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा आपका 0 के बराबर। सवाल बहुत ही जानदार था, आप चाहे तो इसको अच्छा से देख सकते हैं एक बार। ठीक है ना, ये सवाल वाकई में सब्जेक्टिव था लेकिन ऑब्जेक्टिव में लिख दिया। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और ऐसा इसलिए पूछा जाता है ताकि आपका टाइम खराब हो और आप उस प्रश्न पर रुकें। ठीक है ना, अपना टाइम खर्च करें और इस वजह से जो है बाकी के प्रश्न आप छोड़ के आ जाएं। यदि आपको ऐसे प्रश्न रोक रहे हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है क्वेश्चन को बनाने का। ऐसा नहीं कि आप जिद पकड़ लीजिए कि नहीं हमसे काहे नहीं बना क्वेश्चन, हम बनाकर ही रहेंगे, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा और बाकी के प्रश्नों को आप निश्चित रूप से छोड़ के आ जाएंगे, तब जाकर बड़ी मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे जो लेंदी हो रहा है, जिसका प्रोसेस आपको क्लियर नहीं है, बस आप उसको स्किप कर दीजिए। आपके पास क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है
तो आप वहाँ पर स्किप कर सकते हैं। आइए इस हिसाब से यदि देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0 के बराबर, ठीक है ना। अगला सवाल आपका है कि y बराबर एक्स क्यू, ठीक है ना, एक्स क्यू, एक्स अक्ष पर कोटि x बराबर -2 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, -2 से 1 है ना, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 4/4, मान रखना है आपको -2 से लेकर 1 तक। चलो भाई 1/4 को बाहर रखेंगे, x के जगह पर पहले 1 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1 के पावर 4, तो 1 होगा, और -2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, -2 के पावर 4 यानी हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हो जाएगा आपका +16, घट के हो जाएगा -15/4, -15/4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 40 क्या कह रहा है, सवाल अच्छा से देखिए ना एक बार। सीमा का मान क्या है, -1 से 1, और यहाँ देखिए x के पावर में है लिखल 19 विषम संख्या, x के पावर में विषम संख्या है, और सीमा का मान है -a से a, सीमा का मान है -a से a, और x के पावर में विषम संख्या है, मतलब ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 0 के बराबर। अब आइए ध्यान से देखते हैं। आप यदि चाहे तो इसको लिख सकते हैं x इंटू √4x² है ना, इसको 2x का होल स्क्वायर -1, और आपको पता है कि x इंटू √x² -1 का इंटीग्रेशन होता है सेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, x के जगह पर 2x है ना, x के जगह पर 2x है, ये हो जाएगा आपका 2x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में रखेंगे +c, इसका हो जाएगा आपका 1/2 सेक इन्वर्स 2x, सेक इन्वर्स 2x प्लस में c। गलती से भी ऑप्शन नंबर बी मार्कर नहीं आइएगा, गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। x के साथ जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट दिख रहा होता है उसको बट्टा में लिखना होता है, तो 1/2 सेक इन्वर्स 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका c। ये क्वेश्चन तो भाई फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। किसका इंटीग्रेशन करके इतना आएगा, तो √x² - a² का इंटीग्रेशन इतना आता है, ठीक है ना। √x² - a² का इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, 0 से π/4 है, sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos 2x/2, ठीक है ना। यहाँ से -1/2 को बाहर कर लेते हैं और x के जगह पर मान रखते हैं, cos 2 गुने π/4, और एगो 0 रखना है ना। हाँ, तो cos वाला में 0 जरूर रखिएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर हो जाता है। ऐसा नहीं कि 0 के बराबर समझ के छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा आपका cos 2 गुने 0, गलती हो जाएगा, -1/2, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, cos 90 डिग्री का मान 0, π/2 बचेगा था 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0 माइनस cos 0 डिग्री का मान 1, और -1 को यदि -1/2 से गुना करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, अच्छा से देखिए आप सभी। सीमा का मान क्या है, -a से a, नहीं, सीमा का मान है -a से a, और देखिए tan के पावर में विषम संख्या दिया गया है, ठीक है ना। tan के पावर में विषम संख्या दिया गया, और हमने आपको बताया है कि sin के पावर विषम संख्या हो, tan के पावर विषम संख्या हो, ठीक है। sin के पावर विषम संख्या हो, tan के पावर विषम संख्या हो, cot के पावर विषम संख्या हो, या cosec के पावर विषम संख्या हो, ऑड फंक्शन, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है दिए गए अवकल समीकरण का हल क्या होगा। हल कहने का मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखा गया है। अब आपसे पूछा रहा है कि वो फंक्शन कौन था जिसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन करके आप चल जाइए, पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए 3 को बाहर रखेंगे, x² का हो जाएगा x के पावर 3/3, इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन y, हाँ, अब बराबर में 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कांस्टेंट के बराबर, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस साइन y बराबर में कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, शायद बी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। सवाल कहता है अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक। देखिए समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब dy/dx अकेला होना चाहिए, यदि यहाँ पर y है तो इसके साथ y होना चाहिए, यहाँ प्लस या माइनस होना चाहिए, और यहाँ p के जगह पर कोई कांस्टेंट या x वाला फंक्शन होना चाहिए। इसके बाद बराबर में यहाँ q होना चाहिए,
जहाँ q के जगह पर भी कोई कांस्टेंट होगा या कोई x वाला फंक्शन होगा। अब आप एक बार चेक करके देखिए क्या इस रूप में आपका ये क्वेश्चन है, नहीं है। यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, ठीक है ना। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इसको थोड़ा सा जो है ना, अच्छा देखिए इसमें गड़बड़ी क्या किया है, इसको ऊपर लिखना चाहिए था dx बटा dy। यदि फंक्शन y के रूप में लिखा है तो dx बटा dy लिखना चाहिए, या इस फंक्शन को आप लिखना चाहिए था। इसमें कुछ गड़बड़ी है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसका। अब बताइए ना भाई, इसको गुना करके बताइए कितना आएगा। पहले देखिए 3 मिल रहा है ना, 3 को बाहर कर लो, देखो समझो ठीक से, गुना नहीं करना है। ये 3 मिल रहा है तो जैसे ही 3 को बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 0 1, यही आएगा ना। मतलब इसका मान 1 के बराबर, 3 को बाहर रखिए, इसका मान 1 के बराबर, 1 को इससे गुना करेंगे ज्यों का त्यों, यानी -3 13 6 और 9, ये 9, और इसके बाद इसमें आपको 3 भी दिख रहा है, 3 से गुना कर दीजिए। अब -9 39 18 27, चेक करो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। स्मार्ट तरीके से काम करना है। देखिए इसको गुना कीजिए आप, गुना करने का तरीका है रॉ से कॉलम में गुना करना है। देखिए एक बार आपको रॉ पकड़ना है, कॉलम में गुना करना है, रॉ पकड़ना है, कॉलम में गुना करना है। इसके रॉ में 2 गो अवयव है, कॉलम में 1 गो अवयव है, गुना करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर, गुणन संभव नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49, हाँ यह है क्वेश्चन नंबर 49। एक बार देखेंगे, यहाँ पर सवाल आपका है, एक बार रॉ को पकड़ना है, कॉलम में गुना करना है, ठीक है। 4 को गुना करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। देखिएगा रॉ से कॉलम में, रॉ से कॉलम में, तो हो जाएगा आपका माइनस था ना इससे पहले, हाँ माइनस माइनस प्लस, 13 दूना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और इसके बाद हो जाएगा आपका -26, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। एक रॉ से कॉलम में गुना किए, बात खत्म। फिर इसी रॉ को उठाकर अगले कॉलम में गुना करेंगे, ओह इधर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, -2 से कह रहा है गुना करने के लिए, सब में गुना कर दीजिए। यदि किसी कांस्टेंट से गुना करना होगा तो आपको सब अवयव में गुना करना है। -6 +10 -10 -18, चेक करेंगे, -6 10 -10 + 18 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। अगले प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है दिए गए अवयव का सहखंडज ज्ञात करना है। देखिए सहखंडज निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है पता है, इसके स्थान को बदलना है, इसके चिन्ह को बदलना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 -6 -5 और 7, चेक करेंगे कहाँ पर है, 4 -6 -5 और 7, ठीक है ना। जब भी आपको सहखंडज निकालने के लिए कहे, खासकर मैट्रिक्स में, ये दोनों का स्थान बदलना है, ये दोनों का चिन्ह बदलना है, तो आपका सहखंडज निकल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करना है। अब बताइए इसके सारणिक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे सारणिक का मान, यदि आप ऐसे करते हैं ये हो जाएगा आपका 6 3 9 8 5 13, 9 में 0 को जोड़ेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्तियाँ, कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाएं तो पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। और यदि आप गौर से देखेंगे R1 और R2 को देखिए, यदि R1 और R2 को देखेंगे, हम R1 में R2 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 3 9, ये हो जाएगा 8 5 13, ये हो जाएगा 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 6 8 0, और ये हो जाएगा 9 13 9। अब आप देखेंगे तो R1 और R3 का मान बराबर है, इसलिए दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। दिए गए अवयव का व्युत्क्रम क्या है, ठीक है ना। दिए गए अवयव का व्युत्क्रम आपसे पूछा है। व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बस इसका मान निकालना है। तो इसका मान तो 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। इसका मान कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। इसका स्थान बदलना है, सॉरी हाँ, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। भाई 1 है ना, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, बस इतना समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 1 का व्युत्क्रम 1 के होगा, ठीक है ना।
एक का व्युत्क्रम एक ही होगा। ठीक है, राम जी आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए छोटे छोटे वीडियो में ही देखिए, मज़ेदार तरीके से देखिए और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप लोग देखेंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से आज ही शाम 6:30 बजे, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।